हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। दिल्ली मारवा हाउस। मारवा हाउस का बाहर रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर में लगभग सन्नाटा पसरा था। दादी माँ अपने कमरे में जा चुकी थी। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए थे क्योंकि अब शांति लग रही थी। लेकिन मारवा हाउस की बाहरी सुरक्षा सामान्य नहीं थी क्योंकि कुछ ही देर पहले वहां एक ऐसा सिग्नल पहुंचा था जिसे देखकर कबीर सिंह के चेहरे गंभीर उतर आया था। वह सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि अनिका द्वारा भेजा गया था, जिसके तुरंत बाद वह कबीर सिंह अपनी गाड़ी लेकर बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया था। सड़क लगभग खाली थी। उसकी नजर बार बार सामने लगी स्क्रीन पर जा रही थी। वहां एक छोटा सा अनक्रिप्टेड सिंबल चमक रहा था। कबीर ने धीमे से कहा, तो आखिर तुमने मुझे सिग्नल भेज दिया निका। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मतलब बात सच में काफी गंभीर है। अब वह अपनी गाड़ी की रफ्तार को और गुना बढ़ा देता है। कुछ देर बाद कार मारवा हाउस पहुंच गई थी। पीछे बने एक सुनसान हिस्से में जाकर रुकी, जहां से अक्सर रोहित और अनिका मिशन के लिए बाहर जाते थे। कबीर बाहर निकला और उसने आसपास देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह जानता था कि असली रास्ता ऊपर नहीं, नीचे था। वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बाहर से सिर्फ एक सामान्य पत्थर की दीवार दिखाई दे रही थी। उसकी दीवार के एक छोटे से हिस्से में टच था। बीप के साथ दीवार के भीतर हल्की सी रोशनी हुई। फिर सस सस करके वो पत्थर सड़कने लग गया। पत्थर की दीवार पर एक हिस्सा पीछे की तरफ खिसक गया। एक गुप्त रास्ता सामने था। कबीर बिना देर किए ही अंदर आ गया। वहीं नीचे पहुंचने के कुछ देर बाद एक सामने बड़ी सी कंट्रोल रूम दिखाई दे रहा था। ये वही लैब थी जहां पर स्वाति यानी का अक्सर काम करती थी, जहां पर एनी भी काम करती थी। लेकिन अब फिलहाल रोहित को वहां पर जाना था, इसलिए वह जैसे ही सामने की स्क्रीन देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। कबीर ने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी के पास रख दी। उसने सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन को एक्टिव किया और उसी क्षण पूरे मारवा हाउस का नक्शा स्क्रीन पर उभर गया। हर कमरा, हर गलियारा, हर इंटरेक्ट और हर एग्जिट उसके चारों तरफ काले बिंदु के साथ दिक्शो हो रहा था। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। ब्लैक डॉट्स। वह हल्का मुस्कुराया। अनिका। फिर उसकी नजर स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर गई। वहां पुराने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ऊपर नए लेयर्स दिखाई दे रहे थे। रोहित को काफी अचंभा हुआ। अनिका ने ये सब रिकवर कर लिया। कबीर ने स्क्रीन पर हाथ चलाया क्योंकि ये सब शायद रोहित द्वारा ही पहले से ही तैयार था, लेकिन शायद अनिका ने इनमें कुछ टेक्निक यूज करके इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक नई सुरक्षा की परत इन पर डाली गई है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। शायद अनिका इसलिए पैनिक नहीं थी, इसलिए उसने एक छोटा सा सिंबल के तौर पर रोहित को मैसेज भेजा था। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम मेरे पुराने सिस्टम को भी पीछे छोड़ गई अनिका। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अपनी बीवी को लेकर वह अपनी बीवी पर काफी प्राउड फील कर रहा था। वहीं एक साथ कई सिस्टम एक्टिव। कबीर ने फाइनल ऑटोमेटिक कर दिया और सिस्टम स्टेक एक्टिव हो गया और उसी क्षण मारवा हाउस के आसपास छिपे छोटे छोटे हाई टेक ड्रोन सक्रिय हो गए और मारवा हाउस के बाहर निकलने लगे। वो इतने छोटे थे कि काफी गौर से देखने पर पता लगता, नहीं तो नहीं पता लगता। वे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सामान्य नजरे से उन्हें पहचानना मुश्किल था। कुछ हवा में ऊपर उड़े और कुछ दीवारों के आसपास घूमने लगे। ये देखकर भी रोहित हैरान था। कुछ ऐसे चमगादड़ जैसे थे तो कुछ ऐसे रात के कोई भी बर्ड्स जैसे लग रहे थे। कुछ जमीन के बहुत करीब जाकर स्कैनिंग करने लगे तो हर ड्रोन अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने लगा। ये देखकर भी रोहित हैरान था। उसने अपने हाथों को दोनों ही पर रख लिया और मानो सामने अनिका का चेहरा है और वह उसे इस सब चीजों के लिए उसे जोर से हक करके उसके फोरहेड पर किस करते। उसे ऐसा महसूस हो रहा था
वह जितना पैनिक हुआ था रास्ते पर कि पता नहीं उसकी फैमिली के साथ क्या होगा। अपनी फैमिली से, अपनी अनिका से, अपने बच्चों से इसलिए दूर है ताकि दुश्मनों की नज़र उसकी फैमिली से दूरी बना कर रखे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका दूर रहने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब रोहित मन ही मन बुदबुदा रहा था। लेकिन अब सारे दवंद उसके शांत हो चुके थे। तभी एक संकेत सक्रिय कर दिया गया। कबीर की नजर तुरंत वहां गई। एक दूसरी तरफ सेकंड सिग्नल डिटेक्टिव 2, फिर 3, लेकिन संख्या बहुत कम थी। कबीर की स्क्रीन अब लगातार को ध्यान से देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया, बाहर मौजूद लोग किसी बड़े हमले के लिए नहीं आए हैं। उनका मकसद कुछ था, डर पैदा करना, परिवार को बाहर निकालना और अनिका को मानसिक रूप से कमजोर करना। कबीर की आंखें गंभीर हो गई। वह बहुत चालाक चाल चल रही हैं। वह धीरे से बोला, पर गलत घर को चुन लिया उन्होंने। अब स्क्रीन पर ड्रोन एक एक करके संगत लोगों को पहचानने लग गए थे। उनकी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगे। उनके आसपास की हल्की इलेक्ट्रॉनिक पल्स एक्टिव हो चुकी थी। कोई बड़ा विस्फोट नहीं था, कोई शोर नहीं था, सिर्फ कुछ सेकंड की तेजी से टेक्निकल इंटरफेस हुआ और फिर उन लोगों के कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो गए। उनके वेपन सिस्टम निष्क्रिय कर दिए गए। ये सब अनिका ने दूर बैठकर किया था। जिस लड़की को वो व्यक्ति इतना बेवकूफ समझ रहा था कि जो उसके बनाए जाल में फंस रही है और अपने परिवार को ऐसे ही छोड़कर आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था, उसे उस व्यक्ति की चालाकी का बारीकी से पता लग चुका था। वह समझ गई थी जिस समय रोहित के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, उस चीज से ही अनिका समझ गई थी कि वो व्यक्ति कितना चालाक है। कुछ लोग वहीं घबरा कर पीछे हट गए। कबीर ये सब स्क्रीन पर देखता रहा। फिर उसकी नज़र एक खास लेयर पर पड़ी। ये लेयर उसकी बनाई हुई नहीं थी, ये अनिका ने न्यू जोड़ी थी। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आई। तुम सच में जीनियस हो अनिका, उसने स्क्रीन को देखते हुए कहा। पहले मैं घर को सिर्फ सुरक्षित बनाता था, तुमने ऐसा बना दिया कि कोई हमला करने वाला पहले ही सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमला किस हथियार से करे। कबीर ने अचानक स्क्रीन को जूम कर देखना स्टार्ट किया। एक ब्लैक डॉट बाकी सभी से अलग था। वह मरवा हाउस की कुछ दूरी पर था, शिथिर, काफी देर से शिथिर था। कबीर की आंखें उस पर पट गई थी। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। उसने स्क्रीन पर उंगली देखी। तुम सिर्फ देख रहे हो। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन उसने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अनिका की एक बात याद आई। हर दुश्मन को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं होता मिस्टर मारवा। कभी कभी उसे ये महसूस कराया जरूरी होता है कि वह छिपा हुआ है। कभी ने स्क्रीन को बंद नहीं किया, बस उस ब्लैक डॉट को मॉनिटर स्क्रीन पर रहने दिया। देखते रहो, उसने बहुत धीमे से कहा, क्योंकि जिस घर को तुम कमजोर समझ रहे थे उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वो घर तुम्हारे लिए जाल बन चुका है। वहीं मारवा हाउस के अंदर महल काफी अलग था। किसी को किसी भी बात का कोई भी पता नहीं था। शायद अनिका ना होती, शायद रोहित के लॉजिक और रोहित की टेक्निक ना होती, क्योंकि सबसे पहले अपने मारवा हाउस को सेफ जोन के अंदर रोहित ने ही रखा था। शायद दोनों ना होते तो अब तक मारवा हाउस शमशान में एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वहीं दादी माँ भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के नीचे, घर के बाहर, किसी को ये नहीं पता था कि कुछ लोग काफी देर से मारवा हाउस पर नजर रख रहे हैं और परिवार वालों को बिल्कुल परेशान करने के लिए या किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए बाहर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता था कि अनिका ने घर की सुरक्षा पहले से अपने हाथों में ले ली है। कभी ने आखिरी बार पूरे सिस्टम को चेक किया। हर डॉक, लॉक और एग्जिट और रट और अंडरग्राउंड इंटरकॉम एंड प्रोटेक्ट, सब कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ रोहित ने दोबारा से फिर से कवर करना स्टार्ट किया ताकि उसकी नज़रों से कोई बचा ना रहे। उसने अपनी कुर्सी के पीछे की कुछ सेकंड तक आंखें बंद करके बैठ गया। फिर उसकी लंबी सांस ली। अब कम से कम घर सुरक्षित है। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा पीछे किया और आराम से बैक रेस्ट कर टिक गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, अनिका। वह सोच रहा था, तुम इस वक्त कहाँ हो अनिका? क्या वो साइंटिस्ट मिल चुके हैं? तुम्हें मुझे सिर्फ मारवा हाउस की सुरक्षा के लिए बुलाया है।
इस सिग्नल के पीछे कोई और बड़ी वजह जरूर होगी। वह आंखें बंद करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लेकिन स्क्रीन पर ब्लैक डॉट अब भी चमक रहा था। एक फिर वह डॉट अचानक से गायब हो गया। कबीर की आंखें तुरंत खुली। उसने सीधा होकर स्क्रीन की तरफ देखा। इम्पॉसिबल, वह फुसफुसाया, क्योंकि मारवा हाउस के सारे कैमरेज उसके कंट्रोल के साथ थे। फिर ये ब्लैक डॉट गायब कैसे हो गया? उसे भी बड़ा सवाल कि यह व्यक्ति मारवा हाउस के करीब था या फिर बाहर वालों में से कोई था जो कि अब अचानक से गायब हो गया है। अब रोहित मारवा की भौहें सिकुड़ गई थी। अभी तो यही था कि तुरंत दूसरी स्क्रीन खोली, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन कुछ नहीं। पूरा बाहरी अक्षेत्र साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो तुम लोग खुद को छिपा सकते हो। वह कुर्सी से उठा, लेकिन मुझसे नहीं। वहीं पेड़ों और अंधेरे के बीच कई लोग छिपे हुए थे। उन्होंने पूरी सावधानी से मारवा हाउस पर नजर बना रखी थी। किसी के हाथों में कम्युनिकेशन डिवाइस था तो किसी के पास वेपन थी, और कोई लगातार मूवमेंट देख रहा था। उसका उद्देश्य साफ था, परिवार को सेफ जोन के अंदर रखना, क्योंकि ये रोहित के लोग थे जो लंबे अरसे से रोहित के जाने के बाद भी मारवा हाउस को सेव करने के लिए, क्योंकि ये अंदर की तरफ थे, ना कि बाहर की तरफ, जहाँ बाहर जो लोग मौजूद थे जिनके वेपन कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो चुके थे, आपस में बुदबुदा रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे। ये सब सोचकर उनके माथे पे पसीना आ गया। मेरे साथ भी यही हुआ। पीछे हटो, दूसरे ने कहा। लेकिन तभी अंधेरे से कुछ परछाइयां तेजी से उनके पीछे पहुंची। ये कबीर के भरोसेमंद बॉडीगार्ड यानी कि रोहित के थे। वे काफी देर से उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन एक मौका चाहते थे। वो मौका अब उन्हें मिल चुका था। बाहर मौजूद लोगों को घेर लिया गया। कुछ ही मिनटों में पूरा समूह उनके कब्जे के अंदर हो चुका। यहाँ तक कि जो लोग उस डोट पर बना हुआ था उसे भी मारवा हाउस के गार्ड्स ने पकड़ लिया था, जो कि रोहित द्वारा वहां पर रखे गए थे। उन सभी को बिना किसी शोर के गुप्त अंडरग्राउंड बेसमेंट में आराम से लेकर जाया जा रहा था। उन्हें पल भर में बेहोश किया जा रहा था। ये रोहित देखकर हैरान हो गया जब उसने जूम करके उस 10वें कैमरे को देखा। एक बार फिर दरवाजा खुला, सभी को अंदर डाल दिया गया था। दरवाजा बंद, ठक, बाहर से लॉक लगा दिया गया। उन सभी ने एक गुस्से से काफी देर तक उन्हें घूरने के लिए वहीं पर खड़े रहे। दिल तो उनका ऐसा कर रहा था इनके जान से वहीं पर मार दे, लेकिन अनिका का सख्त ऑर्डर था कि उन्हें उस बेसमेंट के अंदर रोक कर रखना होगा। तब तक मैं नहीं आती। उनकी खातिरदारी समय समय पर हमें ही करनी होगी। एक ने गुस्से में दरवाजा पीटा अंदर से। हमें यहाँ कौन लेकर आया है? कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना वेपन निकालने की कोशिश की, लेकिन आप भी काम नहीं कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? दूसरा आदमी बोला, यार मैंने ये छुपा कर रखा था, लेकिन ये हथियार भी काम नहीं कर रहा। हमारे सारे हथियार बंद है। तीसरा कम्युनिकेशन डिवाइस चेक किया गया, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं था। और तभी ऊपर पर एक स्क्रीन जल उठी। उस स्क्रीन में सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है यह भी जानना जरूरी नहीं है। सभी एक दूसरे को चेहरे को देखने लगे, और उन सभी के अब हाथ पूरी तरह से बांध कर दिए गए थे, यहाँ तक कि पैर भी बांध दिए थे। उन हट्टे कट्टे मस्टंडों को देखकर एक पल के लिए जो व्यक्ति वहां पर आए थे, जो अपने आप को शूटर कह रहे थे, अपने आप को बेताब बादशाह कह रहे थे, ताकतवर कह रहे थे, उन व्यक्तियों को देखकर उनकी ताकत भी अब ना के बराबर थी। उन्हें देखकर उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने डिपार्टमेंट के साथ अभी भी उस अंडरग्राउंड फैकल्टी में थी। आप सभी साइंटिस्ट को सुरक्षित मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा था, लेकिन अनिका की नज़र अभी वैज्ञानिकों पर नहीं, बल्कि एक अलग स्क्रीन पर थी। उस स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक छोटा सा संकेत आया था, मारवा हाउस एक्सटर्नल एक्टिविटी। अनिका की आंखें तुरंत उस पर टिक गई थी। उसने स्क्रीन को जूम किया, फिर अचानक एक दूसरे सिग्नल आया, रेड जोन एक्टिव। अनिका का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ तेजी से बदल रहा था। वह तथ्य को जोड़ने के लिए पूरी तरह से मजबूत थी, सारी को बारीकी से जोड़ रही थी। उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। सुहानी ने पूछा, अनिका क्या हुआ? अनिका ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं। लेकिन अभी आपने, मैंने कहा कुछ नहीं। सुहानी चुप हो गई। वह समझ गई थी अनिका कुछ नहीं बताना चाहती। वह ये भी जानती थी अगर भूमिका को किसी भी बात का अगर पता चलता है तो शायद वह परेशान होगी, इसलिए वह अपनी टीम को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उस सुहानी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अनिका की आंखों में पहचानती थी
जब अनिका कुछ छुपाती थी तब उसका चेहरा और भी शांत हो जाता था। अब सुहानी कुछ नहीं कहती। वही अनिका अनिका ने अकेले में अपना इनक्रिप्टेड डिवाइस खोला। रेड जोन सिग्नल फिर आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा सा कोड भी था। उसने कोड पढ़ा, फिर दूसरी स्क्रीन खोली। एक अंडरग्राउंड लोकेशन मैप सामने आया। अनिका की आंखें कुछ क्षण के लिए शिथिल हो गई। तो ये यहाँ है, उसने धीरे से कहा। उसे समझ आ चुका था कि रेड जोन सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, किसी को अलग बेसमेंट में बंद करके रखा गया है। इसका मतलब कि मेरा काम, मेरा फॉर्मूला काम कर गया। वहीं रोहित आप वॉइस के जरिए यानी कि वॉकी टॉकी के जरिए उन बॉडीगार्ड से बात कर रहा था। उन्हें कह रहा था कि मैं भी तुम में से एक हूँ और मुझे भी अनिका ने कमान दी है। शायद मेरा मैसेज और मेरा सिग्नल मिलने के बाद ही तुमने वो एक्शन लिया था। अब उन लोगों को समझ आया कि उन्हें यहाँ पर अनिका मैडम ने रोकने के लिए क्यों कहा था और सिग्नल आने पर अपना काम करने के लिए क्यों बोला गया था। अब उन्हें समझ आ गया था। वह नाम नहीं जानना चाहते थे। जी सर, बाहर मौजूद सभी लोग हमारे कब्जे में हैं, कवि ने पूछा। किसी ने घर के अंदर कुछ देखा तो नहीं? अच्छा, कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोला, उन्हें यहीं रखो, लेकिन सर किसी को बाहर मत जाने देना। रोहित ने अब लास्ट वार्निंग दी। वो काफ़ी चालाक है, उन पर प्रॉपर निगाह बना कर रखो। अगर मेरी सलाह मानो तो उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन इंजेक्ट कर दो, ताकि लंबे समय तक वो बेहोश ही रहें। तब तक तुम्हारी मैडम नहीं आती। समझ गए। कबीर का कम्युनिकेशन बंद हो गया, लेकिन तभी उसके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन चमका। अनिका इनकरिप्टेड सिग्नल। कबीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने सिग्नल को खोला। सिर्फ कुछ शब्द थे, घर को शांत रखो, जो दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा मत करना। कबीर कुछ पल उस मैसेज को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तो तुम्हें भी पता चल गया, उसने धीरे से कहा, कि मैंने कमान अपने हाथों में ले ली। और अनिका का मैसेज भी सही था। जब तक पूरी तरह से सारी सिचुएशन हाथ में नहीं आती तब तक शांत नहीं होना। अनिका समझ गई थी कि अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। अनिका ने दृढ़ स्वर में कहा, इन सभी साइंटिस्ट को बाहर निकालना होगा। उसने तुरंत आदेश दिया, छठे इंद्रिय और तुम्हारे साथ 2 कांस्टेबल और इन्हें बाहर निकालने में मदद करोगे। हम तुम्हें आगे की तरफ बढ़ने का मौका देंगे और तुम बिना देरी किए इन्हें बाहर लेकर जाओगे और अपनी उसी गाड़ी में लेकर इन्हें सेफली हॉस्पिटल लेकर जाओगे। छठी इंद्री तुरंत आगे आया। जी मैडम, तुम और दोनों कांस्टेबल इन सभी को बाहर लेकर जाओ। छठी इंद्री ने अब चारों साइंटिस्ट को देखा। मैडम आप? अनिका ने उसकी तरफ देखा। मैं पीछे आ रही हूँ। छठी इंद्री समझ गया कि आवाज में बहस की कोई जगह नहीं और अब पहली बार मैडम ने मुझे काम दिया है तो मुझे करना ही होगा। उसने 2 कांस्टेबल को इशारा किया। दोनों ने बेहोश वैज्ञानिकों का हाथों से पकड़कर आगे की तरफ सरक रहे थे। जॉन ने वहीं अनिका धीरे धीरे अपनी हाथों में गन लेकर एक दूसरे की तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ रही थी। वे देख रहे थे कि शांति कितनी और है। वहीं कांस्टेबल अब उन साइंटिस्ट को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं भूमिका, अर्जुन, इंस्पेक्टर बाचट, कोटिल्या सभी अपनी वेपन्स के साथ इधर उधर देखकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं गलियारा अब पहले जैसा शांत नहीं था। दीवारों पर लगी लाल बत्तियां लगातार टिप टिप की आवाज कर रही थी। वहीं काउंटडाउन अब बीट चल रही थी। अनिका ने अपनी कलाई पर लगी स्क्रीन देखी। टाइमिंग रिमेम्बिंग 8 मिनट। उसकी आंखें तुरंत गंभीर हो गई। उसके साथ डिपार्टमेंट के लोग थे और पीछे तीनों बेहोश वैज्ञानिक धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वहीं चौथे को आप कोटिल्या ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया था। ये वही था जो कि उन 2 साइंटिस्ट पर वार कर रहा था। अनिका ने एक पल के लिए पूरे गलियारे को देखा। सिर्फ 8 मिनट। उसने धीमे से लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। 8 मिनट सुनना ही था कि छठी इंद्री जो साइंटिस्ट को पकड़े हुए था एक पल भर में उसने छोड़ दिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि शायद किसी का वेट उसकी कमर पर आया है। तभी उसने छठी इंद्री से कहा, छठी इंद्री क्या कर रहे हो? तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम उस पर फोकस रखो, बाकी का हम पर सौंप दो, क्योंकि तुम्हें सेफली बाहर निकालना हमारा काम है। अब छठी इंद्री को रियलाइज हुआ कि अनिका मैडम ने ऐसा क्यों कहा था। सब लोग ध्यान से सुनो। जैसे ही रास्ता साफ मिलेगा वैज्ञानिकों को तुरंत बाहर निकालना होगा। उसकी नज़र अब छठी इंद्री पर ही गई। जी मैडम। आप फिर से सभी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हम बाकी का रास्ता साफ करेंगे। छठी इंद्री समझ गया था इसका मतलब क्या था। कोई
लेकिन शांत। अनिका की आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। मौका मिलने के बाद तुम्हें देखना होगा कि अब तुम्हें निकलना है, कोई तुम्हें कमांड नहीं देगा। वहीं वैज्ञानिकों को लेकर छठी इंद्रिय और कुछ कांस्टेबल पीछे की तरफ बढ़ने लगे। अनिका ने बाकी के डिपार्टमेंट ऑफिसरों की तरफ देखा। कोई भी व्यक्ति इनके रास्ते को नहीं आना चाहिए, एक अधिकारी ने पूछा। और अगर आया? अनिका ने सामने अंधेरे गलियारों की तरफ देखा। तो हम उसे संभाल लेंगे। उसी समय दूर से किसी धातु के घिसटने की आवाज घर घर करके आ रही थी। सब रुक गए। छठेंद्री ने पीछे देखा। मैडम! अनिका ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। उसकी आंखें अंधेरे पर टिकी थी। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, जाओ। छठेंद्री समझ गया। वह दोनों कांस्टेबल के साथ वैज्ञानिकों को लेकर आगे की तरफ बढ़ गए, उस अंधेरे गलियारे से, दूसरी डायरेक्शन से, जहाँ हल्की मंद मंद रोशनी आ रही थी। वहीं जैसे ही छठी इंद्री उनको लेकर निकला, अचानक से उन व्यक्तियों पर हमला हुआ। ये छठी इंद्री और उस कांस्टेबलों पर नहीं था, जहाँ उन्होंने अपनी आंखें बंद करके सीधे खड़े हो गए। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि अनिका उनके आगे खड़ी है। फिर भूमिका, फिर अरबाज, फिर छठी इंद्री को पूरी तरह से सेफ जोन के अंदर रखे हुए। अब छठी इंद्री को रियलाइज हुआ कि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वह जल्दी से कांस्टेबल को बोलता है, जल्दी से निकलो। जैसे ही मोड़ पर पार करने वाले थे, अचानक ऊपर की छत से 3 लोग नीचे कूदे। धड़ाम! एक ने छठी इंद्री का रास्ता रोक लिया तो दूसरे ने वैज्ञानिक की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी ठाक! एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उसे पीछे से धकेल दिया। अनिका की आवाज गूंजी और अनिका ने छलांग लगाकर उन्हें दूर फेंक दिया। वैज्ञानिकों को आगे ले जाओ। छठी इंद्री को होश आया और फिर वह दोबारा फिर कांस्टेबल के साथ आगे की तरफ बढ़ गया। आगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अनिका समझ गई थी कि यहाँ पर काफी टाइम लगने वाला है। अंधेरे गलियारे में एक के बाद एक लोग निकलने लगे थे। काले कपड़े, चेहरे पर मास्क और हाथों में अलग अलग तरह के हथियार। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट भी तैयार था। एक तरफ अधिकारी थे तो दूसरी तरफ दुश्मन थे और बीच में अनिका थी। पहला व्यक्ति उसकी तरफ झपटा। अनिका ने उसके वार से शरीर को थोड़ा सा पीछे किया और उसके हाथ को पकड़कर उसकी कती से उसी के खिलाफ मोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा तुरंत पीछे आया। अनिका ने उसे आते हुए देख लिया था, लेकिन उससे पहले पलटती एक डिपार्टमेंट ऑफिसर अर्जुन सिंह ने उसे रोक दिया। उसे पकड़कर दूसरी डायरेक्शन में मरोड़ा और अपनी लात से एक जोरदार वार किया। अनिका बस सिर हिलाया। अच्छा काम था तुम्हारा। फिर उसने सामने देखा, क्योंकि अब 4 लोग एक साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भूमिका भी अब आगे की तरफ आ गई थी। सभी ने अपने हाथों को आगे की तरफ किया, क्योंकि उनके हाथों में हथियार थे और पल भर में उन्हें वहीं ढेर कर दिया। वही अनिका आगे बढ़ रही थी, सबसे आगे। आसपास की जगह को देख रही थी। सकरा गलियारा, दोनों तरफ दीवारें और ऊपर से इमरजेंसी लाइट्स। यही जगह उसके लिए फायदा थी। उसने अपने डिपार्टमेंट के 2 लोगों से कहा, बाई तरफ से रास्ता बंद करो। और फिर दूसरे अधिकारी से कहा, दाई तरफ वाले को भी रोको। खुद बीच में खड़ी हो गई। पहला हमला अनिका ने नीचे से चुकी। दूसरा बार उसने शरीर घुमाया। तीसरा व्यक्ति आगे से आया। अनिका उसकी गति को रोक कर उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी धड़ाम! एक भारी वार दीवार से टकरा गया। अनिका कुछ कदम पीछे गई। सबकी नजर उसकी तरफ उठी। पल भर के लिए लगा कि उसे चोट लग गई, लेकिन वह फिर सीधी खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी सहजता नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति का वार इतना सटीक था और इतना पावरफुल था कि एक पल के लिए अनिका भी हैरान हुई। अनिका के कदम भी 2 कदम पीछे हट गई थी। वहीं अब करीब 4 मिनट बाकी थी। दुश्मनों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन उसकी आक्रामकता बढ़ती जा रही थी। एक अधिकारी चिल्लाया, मैडम, आगे का रास्ता साफ है। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, छठी इंद्री, मैसेज करो, वैज्ञानिक को बाहर निकालो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, गाड़ी तक पहुंच गए हैं। अनिका की आंखों में राहत की चमक आई। गुड! अब उसका ध्यान पूरी तरह से सामने था। तभी एक व्यक्ति अचानक ऊपर से नीचे आया। किसी ने उसे देखा नहीं था, तो वह सीधा अनिका की तरफ बढ़ा। धड़ाम! एक तेज वार अनिका के कंधे से टकरा गया। अनिका कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैडम! दोबारा फिर एक ही जगह पर डबल वार। अधिकारी उसकी तरफ बढ़ा। वहीं भूमिका भागकर अनिका के पास आई। वहीं अर्जुन सिंह भी। अनिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पीछे रहो, अपनी पोजीशन रखो। उसने अपने कंधे को एक बार फिर घुमाया। दर्द साफ था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा कठोरता थी। उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और अच्छा वार था। वह धीरे से बोली, लेकिन दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। अनिका पल भर में उसकी गर्दन को पकड़ा और ऐसे मरोड़ दिया मानो कोई गुड्डा गुड़िया हो।
अनिका के सामने। ये देखकर पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे, उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। वहीं अब करीब 3 मिनट बची थी। वह व्यक्ति फिर उसकी तरफ बढ़ा। डिपार्टमेंट के बाकी लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अनिका ने उन्हें फिर रोक दिया। मैं संभाल लूंगी। वह आदमी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ आया। अनिका ने अंतिम क्षण तक उसका इंतजार किया। फिर अचानक वह एक तरफ पलटा। हमलावर संतुलन बिगड़ा। अनिका ने उसकी गति का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। धड़ाम। बाकी लोग कुछ सेकंड के लिए सदम रह गए। छठी इंद्री की आवाज कम्युनिकेशन से आई। मैडम, हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। अनिका ने जवाब दिया। तुम लोग तुरंत डिपार्टमेंट पेश की तरफ जाओ, लेकिन हम जल्द ही आ रहे हैं। वहीं अब 2 मिनट बाकी थी। अनिका का बार बार ध्यान वॉच की तरफ जा रहा था, जहां डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं था क्या होने वाला है। 2 मिनट में इन सब के सवालों के जवाब आपको मेरी स्टोरी में मिलेंगे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कहीं पर कुछ ज़्यादा जानने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए आप अपनी लाइन मुझे दे सकते हो, जो आपको अच्छी लगे, जो कि स्टोरी को काफ़ी बेहतर बनाने में हेल्प करे। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।